देखो, अभी तक हम इंडक्टिव और क्या बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कर चुके हैं, और मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि जिस क्वेश्चन में आपका दोनों इफेक्ट लग रहे हो, राइट, लाइक हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा हो और इंडक्टिव भी लग रहा हो, तो वहां पे आपको किसको प्रायोरिटी देनी है बच्चे? हाइपर कंजुगेशन वाले इफेक्ट को प्रायोरिटी देनी है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नहीं रखेंगे तो नुकसान हो जाएगा, याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो आज बेसिकली हम रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, या इसको आप मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हो, या आप इसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हो। ठीक है, पहले हम थोड़ा रेजोनेंस के बारे में देखेंगे कि क्या क्या है, कैसे हमें बताना है कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबल है या अनस्टेबल है। उसके बाद फिर हम रेजोनेंस इफेक्ट पे मूव करेंगे। ठीक है, तो इधर देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आप पहले पढ़ चुके, 11th क्लास में पढ़ चुके हो रेजोनेंस वाला। सिर्फ आपको एक बार रिकॉल करने की जरूरत है कि हमने क्या पढ़ा था। तो देखो, द फिनोमिना इन विच स्पीसीज, आपकी स्पीसीज मॉलिक्यूल भी हो सकती है, आयन भी हो सकता है, फ्री रेडिकल भी हो सकता है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू और मोर स्ट्रक्चर, बट नन ऑफ देम कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज हैविंग सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड रेजोनेंस। इसमें इसने ना 3-4 बातें बोल दी। पहले तो ये बोल दिया कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसको आप 2 या 2 से ज्यादा तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन उनमें से कोई भी सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं करता। जो वो स्ट्रक्चर आप बनाओगे उनमें से कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दे। ठीक है, तो बेसिकली रेजोनेंस क्या होता है? एटम की पोजीशन सेम रहती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, उसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। तो रेजोनेंस का मतलब ही यही होता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, रेजोनेंस का मतलब ही यही होता है बच्चे, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन से मतलब क्या समझते हो, कोई बताएगा? मैम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहते हैं डबल बॉन्ड पे। हाँ, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। अगर मैं बात करूं लोकलाइज्ड की, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो बेसिकली आपके मूव नहीं करते। ठीक है, मैम ये फिक्स होते हैं। या आप ये भी बोल सकते हो बच्चे, डीलोकलाइजेशन को आप ये भी बोल सकते हो जहां पे आपकी कंजुगेशन प्रेजेंट हो। यस मैम। यहाँ पे आपकी कंजुगेशन का मतलब क्या होता है? सिंगल डबल, डबल सिंगल, बेसिकली अल्टरनेट पोजीशन पे आपके डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं। वहीं पे आप रेजोनेंस जो है वो लगा सकते हो, वहीं पे आप जो है इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन देखोगे, अदरवाइज नहीं देखोगे। ठीक है, रेजोनेटिंग, अच्छा, इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? जो मैं कह रही हूँ कि जिसको आप एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर सकते हो, उनको क्या बोला जाता है बच्चे? उनको बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हो, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हो, और कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोल सकते हो। ये आप कहाँ पे पढ़ते थे? 11th वाले चैप्टर में पढ़ते थे, जब आप वहां पे जीओसी का चैप्टर पढ़ते थे। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट पे बच्चे जाने से पहले हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे ये देखो, जो ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें देखो डबल सिंगल डबल अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो यहाँ पे क्या है? कंजुकेशन है, और अगर कंजुकेशन है तो यहाँ पे क्या होगी? रेजोनेंस होगी, या यू कैन से डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। ऐसे आपका ये बेंजीन है, इसमें भी क्या होता है? डीलोकलाइजेशन होता है। और इसको आप कैसे बना सकते हो? ऐसे बना सकते हो, हाँ या ना, बताओ। यस और मैम। इसको कैसे बना सकते हो? इसको आप ऐसे बना सकते हो, है ना? ये क्या दिखा रहे हो आप? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो यही रेजोनेंस होता है। तो ध्यान रखना, रेजोनेंस के लिए 2 चीजें जरूरी होती हैं। रेजोनेंस के लिए 2 चीजें जरूरी होती है। पहली, प्लेनरिटी, प्लेनर होना चाहिए, sp2 कार्बन होना चाहिए। दूसरा, कंजुकेशन में होना चाहिए। कंजुकेशन में नहीं है तो रेजोनेंस भूल जाओ, प्लेनर नहीं है सिस्टम तो कंजुकेशन भूल जाओ। क्लियर है? बोलो, आगे चलूं? देखो, यस मैम। उसके बाद है, बाकी भी बताते जाना, ठीक है? उसके बाद देखो बच्चे, the real structure that can explain all the properties of a species is a hybrid of all the contributing structure, जिसको आप क्या बोलते हो बच्चा? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हो। मतलब जो आप इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो, उनमें से तो कोई प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करता। जो रियल स्ट्रक्चर है वो
कौन एक्सप्लेन करता है? रियल स्ट्रक्चर आपका रेजोनेंस हाइब्रिड जो है आपका स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन करता है। तो सभी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को देखकर ही हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं और वही आपका रियल स्ट्रक्चर होता है जो सारी एक्सप्लेन करता है प्रॉपर्टीज को, कि स्ट्रक्चर में बॉन्ड लेंथ कैसी होनी चाहिए, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, वो सारा कौन बताता है? रेजोनेंस हाइब्रिड बताता है। ठीक है, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है। वैसे पेपर में नहीं पूछा जाता है, पेपर में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल बट मस्ट बी वैलिड लुईस स्ट्रक्चर। देखो वो कह रहे हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर वैसे तो हाइपोथेटिकल है, क्योंकि इनमें से कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हो किसी का, तो वो कोई भी एक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं करता, बट हाँ एक लुईस स्ट्रक्चर एक वैलिड है। लुईस स्ट्रक्चर आप उसका अगर बना रहे हो तो वो वैलिड है। उसके बाद बच्चे कोई बात नहीं, The resonating structure which contribute more in resonance hybrid is called most contributing structure। अब कह रहे हैं कि सपोज आपने 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए, उनमें से एक ऐसा है जो ज्यादा स्टेबल है, तो वही ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ये हम देखेंगे सारे, अभी मैं सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ। जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा रेजोनेंस हाइब्रिड में, वही सबसे ज्यादा स्टेबल या वही सबसे ज्यादा मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा। अब रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबल है, स्टेबल का मतलब बच्चे क्या होता है? लोवेस्ट एनर्जी है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। तो ये थोड़े से पॉइंट्स थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है कंडीशन फॉर रेजोनेंस। अभी मैंने आपको बता ही दिया, एक बार मैं फिर बता देती हूँ। ध्यान से सुन लो इन चीजों को। रेजोनेंस इज पॉसिबल ओनली व्हेन वन डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद अनदर डबल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हो, या किसी लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में हो, या किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम के साथ कंजुगेशन में हो, तभी आपका रेजोनेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, या यहाँ पे एक और चीज भी लिख सकते हो, प्लेनेरिटी होनी चाहिए, sp2 कार्बन होना चाहिए, साथ ही साथ आपका कंजुगेशन होना भी बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों हैं तो ही रेजोनेंस को देखना, अदरवाइज भूल जाना। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल मैंने अभी बताया था, देखो बच्चे कंजुगेशन में है तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, हाँ या ना बच्चा? हाँ या ना? यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज और भी बताऊंगी। अच्छा अभी देखो बेटा, यहाँ ध्यान से, क्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर, यहाँ पे क्या है? पाई बॉन्ड। अभी ना मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 तरह के बच्चे हैं। एक तो वो ये बोलेंगे कि मैम इसको ऐसे मूव करवाओ, पहली चीज। एक बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि मैम ये ऐसे मूव करवा दो। तो कौन से वाला बेटर है, पहले वाला या सेकंड वाला? पहले वाला या सेकंड वाला? मैम पहले वाला। थोड़ा पहले वाला। कुछ पहले वाला बोलेंगे डेफिनेटली, कुछ दूसरे वाला भी बोलेंगे। तो पहले वाला तो तुमने बोल दिया, कोई इसका रीजन बता सकता है क्या? पाई बॉन्ड के पास भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो क्यों मूव नहीं करी? पहले लोन पेयर ही क्यों मूव करे, बताओ? यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज बताने वाली हूँ अभी तुम्हें, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा, खोलो इसको, मैं भी खोलती हूँ। मैम ज्यादातर तो लोन पेयर करते हैं ना स्टेबल के लिए। ऐसा ज्यादातर, इट मींस यू वांट आल्सो से कि मैम पाई बॉन्ड भी कर सकता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या आशुतोष? हाँ ये वाला रीजन एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी तरफ करेगा। पहली चीज तो ये बोल सकते हो, बिल्कुल अच्छा बोला है इन्होंने, आशुतोष ने। ये भी अच्छा बोला निकेत ने, ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर ये देखो सबसे नीचे होता है सिग्मा की एनर्जी, ध्यान से सुन लो, ये तुम्हारे लाइफ टाइम काम आएगा जब तक ऑर्गेनिक को पढ़ोगे। फिर उसके बाद पाई की एनर्जी होती है, यहाँ आते हैं आपके नॉन बॉन्डिंग वाले, जो बेसिकली आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, या वैकेंट पी ऑर्बिटल। ध्यान से देख लो इसको, ठीक है। यहाँ आता है आपका पाई स्टार, एनर्जी लेवल बना रही हूँ, यही सारा पूरी ऑर्गेनिक एनर्जी का खेल है। यहाँ आता है सिग्मा स्टार। अभी आपको पता है नीचे वाले क्या है बच्चे? बॉन्डिंग है, ये तो पता है ना, बॉन्डिंग है। ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग है। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम मैंने जो आपको एल्कीन में वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच सिखाई थी, वो आपको इस कंसेप्ट से आया था, वो इस कंसेप्ट से आया था। अगर मैंने ये समझा दिया उसको, आप इस कंसेप्ट से भी समझ सकते हो कि जो मैंने वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच बताई थी वो यही था जो मैं अब बताना चाह रही हूँ। ठीक है, अभी देखो बच्चे ध्यान से,
मैंने, अगर आपको याद हो, इससे पहले हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे, कोई बताएगा क्या कौन सा चैप्टर? बायोमोलिक्यूल कर रहे थे। तो आपको याद हो तो मैंने कहा था जो होमो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। याद है? नहीं याद है? नहीं याद है तो छोड़ दो। जो ल्यूमन होते हैं बेसिकली, जिनकी एनर्जी लोवेस्ट होती है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। ये बात ना कहीं पे लिख लो, स्टार डब्बा बना लो, क्लाउड बना लो, स्टार लिख लो, नोट लिख लो। अभी मेरा इससे कहने का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ पे तीन चीजें हैं। एक तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, और पाई है तो इसके पास पाई स्टार भी होगा, हाँ या ना? यस मैम। तो यानी कि, और सिग्मा बॉन्ड भी है, सिग्मा बॉन्ड भी है, ठीक है, सिग्मा है, पाई स्टार है, सिग्मा स्टार भी होगा। यानी कि सिग्मा में भी इलेक्ट्रॉन है, पाई में भी इलेक्ट्रॉन है, और नॉन बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। अभी तुम खुद देखो, पाई की एनर्जी ज्यादा है, नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा है? देखो इधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा, ये मैं पहले बता रही हूँ, ना किसी बुक में लिखा हुआ है। नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा है पाई की, नॉन बॉन्डिंग की, तो वही पहले जाएगा के लिए, क्योंकि मैंने लिखा जो होमो होगा वही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। इतनी चीज क्लियर, हाँ या ना? चलो, यानी कि अगर मेरे पास चॉइस होगी, अगर मेरे पास इन तीनों की चॉइस है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, आप बोल सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी है। मैं आपको सिर्फ अभी बता रही हूँ, पूरी ऑर्गेनिक में ये बताती हुई नहीं, मतलब मैं रहूंगी बैठूंगी कि ऐसे ऐसे होता है। अंडरस्टूड होता है कि सारी रिएक्शन में सिर्फ एनर्जी का खेल होता है, क्योंकि आप अभी अभी सीख रहे हो, तो मैंने सोचा ये तुम्हें बता दूं ताकि तुम लाइफ टाइम तुम्हें याद रहे। कोई बात नहीं मनोज, मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगी, बच्चा पहले देखो इधर। तो बच्चे देखो, नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा दिख पा रही है ना, एनर्जी सिग्मा की सबसे कम, पाई की, नॉन बॉन्डिंग। और मैंने कहा जो होमो होते हैं, होमो मतलब मनोज, होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कौन सा है? ये वाला, और वही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। यानी कि अगर आपके मॉलिक्यूल में आपके पास चॉइस है, आपके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन भी है, आपके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी है, तो तीनों में से कौन पहले जाएगा? पहले नॉन बॉन्डिंग वाले भागेंगे, पाई वाले भागेंगे, सिग्मा वाले भागेंगे। और यही रीजन होता है कि मीजोमेरिक इफेक्ट को आप पहले प्रायोरिटी देते हो, क्योंकि उसमें जो आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो इन्वॉल्व होते हैं आपके कंजुगेशन में, ठीक है? अच्छा, अभी ना, अभी यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि पाई इलेक्ट्रॉन क्यों मूव नहीं करे, नॉन बॉन्डिंग क्यों मूव नहीं करे। एक कंसेप्ट क्लियर? जल्दी बताओ। यस मैम। चलो, अभी ये कहाँ पे जा रहे हैं? जब मैंने आपको एल्कीन में सिखाया था तो ये कहाँ जा रहे हैं? खाली कौन सी ऑर्बिटल है? पाई स्टार। और मैंने कहा जो ल्यूमो होता है वहीं पे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। ल्यूमो कौन है? ये लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, कौन सा है? ये वाला। तो ध्यान रखना, जिसकी एनर्जी हाई होती है वो डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके पास। पता चले इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, आप कहोगे कि मैम सबसे ज्यादा एनर्जी तो सिग्मा स्टार की है, वो डोनेट करवा देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड। तो लोवेस्ट, अरे अपने आप को म्यूट करो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड कौन सा बच्चे? पाई स्टार है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन लेगा? जो क्लोरीन से आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन ले रहा है? पाई स्टार में जा रहे हैं, वो एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। अब आई होप जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कंसेप्ट बताया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच, अब वो आप सबका क्लियर हो गया होगा। बोलो, पल्ले पड़ी चीजें कैसी होती हैं ऑर्गेनिक में? एनर्जी का खेल है, होमोलूमो का खेल है बस। अभी आओ इस वाले एग्जाम्पल बच्चे, इसमें देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, देख पा रहे हो सारे? ये वैकेंट है, प्लस का है ना, मतलब sp2 है, वैकेंट है। तो ये कैसे दिखाएगा रेजोनेंस? ऐसे ही दिखाएगा। तो मैं कैसे बना लू, देखो ना, हाँ या ना? यस मैम। समझ गए? आगे चलूं? यस मैम। यार इतने कम बच्चे क्यों आए? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। सिर्फ 35 स्टूडेंट्स, इस क्लास में 70 स्टूडेंट्स पहुंच जाते थे। यस मैम। यस मैम, एग्जाम के चक्कर में कम आ रहे होंगे बच्चे। हो सकता है। तो हमारे भी है। क्या कह रहे हो? हाँ कोई बात नहीं, लोगों के भी है। चलो कोई बात नहीं। इतना क्लियर हुआ ना? आशुतोष ना, yes, कह रहा है मैं इतना ही दे फिजिक्स में भी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उनकी मर्जी, आना है नहीं आना ना आए। अच्छा, और एग्जाम्पल भी है बेटा। बस समझते जाओ चीजों को ताकि तुम्हें आगे मुश्किल ना हो।
यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो अभी क्या है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा बच्चा, हाँ जिसने आना था वो आ गया, इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये देगा। इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं बच्चा बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग मतलब CH2 पे पॉजिटिव चार्ज था, पीछे से इलेक्ट्रॉन कौन दिया, किसने दिया, ऑक्सीजन ने दिया। तो बैक बॉन्डिंग से बेसिकली वो इस कार्बोकैटायन को क्या कर रहा है बच्चा, स्टेबलाइज कर रहा है। क्लियर हो गया सबको। इसको अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये में छोटी छोटी चीजें ही काम आएंगी पेपर में। यहाँ पे देखो CH2 के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये मत कहना कि मैम ये कैसे होगा, सल्फर भी तो इलेक्ट्रॉन, देखो सल्फर के पास होती है वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ डीलोकलाइज करता है बच्चे, सल्फर के वैकेंट डी ऑर्बिटल में। तो आप लिख सकते हो, लिखो बच्चे इधर, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सल्फर। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको तरीके बता रही हूँ कैसे कैसे आपको दिखने को मिलेगा, किस किस टाइप की डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बोरोन। बोरोन के पास आपको पता है, बोरोन के पास तीन और क्या होता है, 3 बॉन्ड बनाता है ना बोरोन। यस मैम। इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके, एक उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इस वैकेंट ऑर्बिटल में कौन देगा इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में ये देगा, पाई इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या बन जाएगा बच्चे बताना, BH2 नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 6th वाले केस में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, तो आप कहोगे पाई ऑफ CC से जा रहे हैं इनटू वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ, ये एडवांस का क्वेश्चन है पहले बता लो, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरोन। बोरोन। समझे yes, चीजों को, अब चीजें समझ में आ रही है क्या करवा रही हूँ, यस मैम। ठीक है मैम ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हारे ये एडवांस में आवा, जेई एडवांस। मैम मैम ये वाला का बता दीजिए। देखो बेटा, बोरोन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होती है, ये तो तुम्हें पता है ना। मैम ये क्वेश्चन क्या आता है, क्या 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 बोल रहे हो मनोज, आता है क्वेश्चन नीट में? नीट में भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि कोई मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। तुम नीट को छोड़ो, मतलब नीट तो तुम्हें मेरे को पता है करना है, लेकिन तुम अपना बेसिक भी तो क्लियर करते जाओ ना बच्चा। यस मैम। वो भी क्लियर करते रहना। तो देखो ना यहाँ से जो अब वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन ही तो जाएंगे, और ये पाई किसके इलेक्ट्रॉन है, सीसी के हैं, सीसी के हैं, और कहाँ जा रहे हैं, वैकेंट p ऑर्बिटल में जा रहे हैं। तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसने दिया, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज लगा देना। हाँ जी, चलूं आगे। यस मैम। बिल्कुल। कोई बात नहीं, आराम आराम से करेंगे, तुम टेंशन ना लो, बस समझते हो चलो, है ना। हम एक काम करेंगे, सैटरडे को वैसे तो मैं सोच रही थी तुम्हें कार्बोकेटाइन वगैरह सब करा दूंगी, बट देखेंगे कितना होता है, 10 बजे तक इस क्लास को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो आज हाँ, आज कोई दिक्कत है क्या किसी को? नो मैम, कल मत करना। नहीं नहीं, कल तो अपना लेक्चर ही नहीं है बेटा। नहीं है मैम? कल तो वो है ना, फ्राइडे है। हाँ हाँ, कल नहीं है। मैं सोचा परसों तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ एक्सटेंड, क्योंकि परसों तो तुम्हारे क्लास के बाद मेरा एक और बैच होता है ना, फिर तब नहीं, अब कर सकती हूँ, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, सैटरडे तक देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ पूरा रेजोनेंस तो खत्म करवा ही दूं तुम्हें। उसके बाद आओ स्टेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी जैसे मैं करवा रही हूँ, जैसे मैं बता रही हूँ, चुपचाप शांत होके देखते जाओ कि मैम क्या क्या करवा रही है, फिर उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन भी दूंगी करने के लिए, ताकि जो मैंने पढ़ाया है तुमसे हो भी रहे अटेम्प्ट या नहीं हो पा रहे। तो सबसे पहले बच्चे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के जो रूल्स लिखे हुए हैं तुम्हारे उसमें, प्रदीप में देख लो या एनसीईआरटी में लिख लो, उसमें पहला रूल ये है, या पहला स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, कि अगर मान लो आपके पास 2 टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, न्यूट्रल वाले और चार्ज वाले, तो आपको ध्यान रखना है जो न्यूट्रल वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे देखो एग्जांपल, ये क्या है, न्यूट्रल है, देखो कोई चार्ज नहीं है स्पीसीज पे। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगी बच्चा, देखो इधर ऐसे ही दिखाऊंगी,
यस मैम। और मैंने, अगर तुम्हें याद हो तो ये बात मैं 10-20 बार बता चुकी हूँ कि अगर किसी ऑर्गेनिक स्पीसीज पे चार्ज है तो वो फटाक से भागेगा अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करवाने के लिए। याद है? याद है? तो ये अपने चार्ज को खत्म करना चाहेगा, क्योंकि हर कोई स्पीसीज जो है न्यूट्रल रह के खुश है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया बच्चा? बताओ। उसके बाद है बच्चे, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड। अगर मुझे इसको दिखाना हो तो देखो, इसको मैं कैसे दिखाऊंगी? ऐसे दिखाऊंगी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पोलैरिटी डेवलप होगी, ऐसे ही होगा। तो इसमें बोला है अगर पाई बॉन्ड है आपके मॉलिक्यूल में तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है और यहाँ पे 0 पाई बॉन्ड है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में। क्लियर है सबको? बताओ। यस मैम। ठीक है। तो उसके बाद है, यहाँ पे देखो, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। मतलब यहाँ पे देखो, मैं एक चीज बना रही हूँ, इधर ध्यान से देखो। एक तो है ये, एक मिनट में देखती हूँ अनिकेत क्या कह रहा है। चार्ज ट्रांसफर करके या डीलोकलाइजेशन करवा के इलेक्ट्रॉन का, दो ही पॉसिबल है बच्चे। हाँ, वो चार वो है अलग अलग बना रखे होते हैं। नहीं, चार बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही बेंजीन बनानी है बेटा। वो तो मैंने डीलोकलाइजेशन दिखाई है आपको, आपको एक ही बनानी है। ठीक है, ये तो आपको समझा रही हूँ, क्योंकि अगर आप अभी कर रहे हो ना ऑर्गेनिक। ठीक है, एक मैं बना रही हूँ बच्चे, ये CH3CO पे पॉजिटिव है, कार्बन पे नेगेटिव। खुद ही देख लो कौन से वाला स्टेबल है, ये वाला। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर नहीं करना चाहता। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास ऐसे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो आपको कौन से वाला देखना है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे क्या हो बच्चा, नेगेटिव चार्ज हो। याद रहेगा? बोलो। अरे कुछ Yes, ma'am. बता दिया। अब देखो, चार्ज सेपरेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर लेस स्टेबल। देखो मैं यहाँ पे ना एग्जांपल बताती हूँ आपको, उससे ज्यादा क्लियर होगा। मुझे भी एग्जांपल ना देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि कोई गलत ना ड्रॉ कर दो तुम्हारे लिए। ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर हैं। क्या बोला है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है अगर चार्ज सेपरेशन आ जाएगा तो वो लेस स्टेबल हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देखो बच्चे, कौन से वाला ज्यादा स्टेबल है। एक तो ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। इन दोनों में से बताओ कौन सा वाला स्टेबल है? बी वाला ज्यादा स्टेबल है या सी वाला ज्यादा स्टेबल है? ए वाला तो है ही। मैम सी वाला। सी वाला मैम सबसे कम स्टेबल है। हम C1. सी वाला अरे लेस स्टेबल है बच्चा। क्यों? जब भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज साथ में आएगा बच्चे, बॉन्ड बनाता है वो, भूल गए। तो वो वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे देखो, प्लस माइनस। अगर ध्यान से सुनो इस चीज को, अगर अपोजिट चार्ज पास है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। लाइक चार्जेस पास है तो वो कम स्टेबल होगा। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, और लिखा भी हुआ है, लाइक चार्ज ऑन एडजेसेंट पोजीशन आर लेस स्टेबल। तो अगर मैं ये बना के भी दिखाऊं आपको, इधर देखो, इधर देखो, एक तो ये है आपके पास, एक ये है। इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है? ध्यान से देखो, यहाँ पे तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो इसको कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, ये क्या कर रहा है? आपस में रिपल्शन कर रहा है। तो Yes, बी ma'am. वाला क्या होगा बच्चे, कम स्टेबल हो जाएगा। तो ध्यान रखना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, वो सबसे लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अगर अपोजिट चार्जेस पास हैं लाइक दिस इन बी एग्जांपल, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है सबको? बोलो। Yes, ma'am. चलो अच्छा। आगे चले। आज पूजा नहीं आई ना आज। अंकुश, जानवी कहाँ गए दोनों? 32 स्टूडेंट्स हैं। अल्पना, अमीशा भी है। अमीशा तो आती है मेरी क्लास में। आंचल, अनामिका, दीपांशु, ध्वनि, इशिका। हाँ, आज तो इशिका भी नहीं आई है।
देखा आज काफी बच्चे नहीं आए हैं। साहिल, सुमित, सचिन, तरुण, हाँ आज बहुत कम स्टूडेंट्स, आई थिंक एग्जाम की वजह से ही है। चलो आगे चलो, ये है तुम्हारे लिए 5 क्वेश्चन। जल्दी अपनी नोटबुक निकालो और शुरू हो जाओ, और जल्दी से हैंड रेस करो कि मैम मेरा हो गया। फिर मैं पूछूंगी नहीं एक एक बच्चे से, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दूंगी, अपना मैच कर लेना। जल्दी से करो, जल्दी से करो बेटा। यहाँ पे ओ है, डबल बॉन्ड ओ है, जल्दी से करो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको, जल्दी से करो, फिर हम आगे चलते हैं। पानी वानी पी लो, ऑर्गेनिक कर रहे हैं है ना, थोड़ा तुम्हारा जो क्या बोलते हैं दिमाग है खुला रहेगा। ठीक है, मैं तो जब ऑर्गेनिक करती थी पानी पीती रहती थी बीच बीच में, तुम भी पीते रहा करो। ओके, बना लिया? Yes, ma'am. बना लिए? एक बार मैच कर लो बच्चे सारे। ये कैसे करेगा, नॉन बॉन्डिंग वाले जाएंगे, इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेना। ये वाला सेकंड वाला देखो ऐसे होगा, थर्ड वाले के पास ये देखो इस तरह से डीलोकलाइजेशन होनी जरूरी है। पहले तो आप ये चेक करो कंजुकेशन है या नहीं है। कंजुकेशन नहीं है तो नहीं करा सकते हो रेजोनेंस। ये ऐसे जाएगा और ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। क्या सबका यही हुआ है? क्या सबने यही किया है? Yes, क्या ma'am. सबने ऐसी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाई? अगर जिसका ऐसा नहीं हुआ एक बार मुझसे पूछ लो कौन सा वाला बताना है। फिफ्थ वाला नहीं कर पाया बच्चे, देखो ना अभी तो बताया था ये वाला, ये देखो ये रहा सेम, ये रहा ऐसा ही तो है ये, या इसको ऐसा, ये वाला ही तो है बिल्कुल, फोर्थ वाला ही तो है। ये मैम ऑक्सीजन के फोर्थ लिए वाला। है, ये पॉजिटिव चार्ज है, अपने इलेक्ट्रॉन देगा उसको। क्लियर है? बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग क्लियर है सबको? मैम हाँ जी, हाँ जी प्रणव। मैम फोर्थ में बैक बोलो, बॉन्डिंग कैसे होगा? फोर्थ में कैसे किया तुमने? नो मैम, आपने बोला ना हाँ? बैक बॉन्डिंग होगा फोर्थ में। फोर्थ में नहीं बेटा, फिफ्थ में। अच्छा मुझे ये बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है? क्या मैं बोल सकती हूँ इसमें नॉन बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन से जा रहे हैं पाई स्टार ऑफ सीसी, हाँ या ना? फर्स्ट वाले केस में बताओ। बोलो बच्चे, ये क्वेश्चन आते हैं इसमें। सेकंड में पाई ऑफ सीसी से जा रहे हैं इनटू वैकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रही है मैं क्या बता रही हूँ? इसमें कहा थर्ड में कहां से जा रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑफ नाइट्रोजन से पाई स्टार ऑफ सीसी। यहाँ पे कहा जा रहा है पाई ऑफ सीसी से सिग्मा स्टार ऑफ, सॉरी पाई स्टार ऑफ सीओ में जा रहा है। यहां से कहा जा रहा है नॉन बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन से कहा जा रहा है इनटू वैकेंट। हाँ बेटा कब की कर दी, तुम कहाँ थे? फिफ्थ में बच्चे किसने पूछा, अनामिका ने पूछा क्या? देखो ना बेटा इस वाले कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको स्टेबलाइज कौन करना है? बैक बॉन्डिंग के थ्रू ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देके इस पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी को कम करेगा। ये जो मैंने ये पिंक वाले उससे कलर से लिखे हैं कि सबको समझ में आया क्या लिखा है बेटा? मेरे को कितने चैप्टर हो गए एक बार बताना। आई थिंक ये 7th चैप्टर चल रहा है बच्चे, 7th है ना, ऐसा ही है ना? हाँ 7th चैप्टर चल रहा है। मनोज कहाँ गए? फोर्थ वाला न्यूट्रल है, न्यूट्रल मत बोले तो। न्यूट्रल कहाँ पे है भाई? कंजुकेशन है बेटा, कंजुकेशन है तो रेजोनेंस तो होगी। चार्ज तो किसी पे भी नहीं है, चार्ज तो 1 पे भी नहीं है, चार्ज तो 3 पे भी नहीं है। अरे इधर देखो ना, कंफ्यूज का है। मैम रेजोनेंस होगी। हाँ देखो ना, डीलोकलाइजेशन में नहीं है, देखो इधर डबल सिंगल डबल। देखो आयुष, देखो बेटा, शिवांश अब देखो, हाँ ऐसे बनेगा इसका, देखो इधर इस तरह से बनेगा। देखो अब
मैम वो जो इलेक्ट्रॉन नहीं बनाएंगे, हाँ मैम जो 5th कार्बन वाला है, यहाँ पे जो जो बॉन्डिंग है, कहाँ पे? जो पाई बॉन्ड फोर्थ में? के जो इलेक्ट्रॉन, यस मैम। फोर्थ में कहाँ कह रहे हो? मैम जो पाई बॉन्ड है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे, इलेक्ट्रॉन? जब जो ऐसे बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे, मतलब ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? मैम उसके जो कॉर्नर पे, वहां पे जो कार्बन के ऊपर, कार्बन के ऊपर कहाँ बोल रहे हो भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। जो डायरेक्ट जो बॉन्ड वो हो जाएगा, जो हाँ, डिक्लोज है। इलेक्ट्रॉन की बेटा उसकी मूवमेंट हो रही है ना तुम्हारे, क्या बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है ना, तो डीलोकलाइजेशन में तो ऐसे ही जाएगा, देखो ना, अभी तो करवाए ऐसे वाले क्वेश्चन। ओके मैम। समझ पा रहे हो? ये देखो, अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, ये देखो मैंने अभी कराया था ना ऐसा, कहाँ गया ये वाला, देखो फर्स्ट वाला, देखो बच्चे पार्ट, ऐसी तो करवाया, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तुम क्या सोच रहे हो बेटा? बोलो बोलो आशुतोष, जो मन में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो 6th कार्बन हुआ, तो जैसे जो पाई बॉन्ड है, तो वो वहां जाके जो इलेक्ट्रॉन बनाएगा, फिर आगे से एक जो इलेक्ट्रॉन जो जो पाई बॉन्ड है जो O से, फिर वो जो शिफ्ट होंगे। हाँ सही बोल रहे हो तुम, शिफ्ट ही हो रहे हैं, देखो। तो मैम जो पाई बॉन्ड है जो वहाँ पे जो 5th और जो 6th कार्बन के जो बीच में, तो वो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन बनेंगे ना, जो दो जो लोन पेयर बनेंगे, वहां पे इलेक्ट्रॉन आएंगे 6th कार्बन के ऊपर। सिक्स्थ कौन सा? एक मिनट रुको ना, 1 2 3 4 जो 5 मैं 6, ये है सिक्स्थ कार्बन। तो इसमें जो सेकंड में, सेकंड में क्या बनेंगे? अच्छा 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 अच्छा, समझ गई क्या बोल रहे हो तुम। अच्छा ये देखो इधर, ऐसे बोल रहे हो क्या कि मैम ये वाला जाएगा तो यहाँ पे ऐसे नेगेटिव चार्ज बनेगा, ऐसा बोल रहे हो? यस मैम। तो बच्चे नेगेटिव चार्ज भी तो डीलोकलाइजेशन में है, देखो, समझे? तो मैम वहां भी तो जो एक ही बार होगा ना, जो पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा तो। हाँ ये मैंने एक ही साथ दिखाया बच्चे आपको, समझ रहे हो? ओके। ये मैंने आपको एक ही साथ दिखाया, जो आप ये बोल रहे हो ना नेगेटिव वाले, वो हम सीखेंगे अभी एरोमेटिक में, जब आप फिनोल का बनाना देखेंगे, एनिलीन का बनाना देखेंगे, तब वहां पे आपको एक एक बताऊं। ये तो डायरेक्ट बोर्ड एक ही स्टेप में हो रहा है ये, ठीक है? ओके। ये एक ही स्टेप में दिखाना है कि इस तरह से डीलोकलाइजेशन हो रहा है। नहीं नहीं, आप एक में ही दिखाओ अनिकेत, मैं समझ गई उसका क्वेश्चन, ठीक है? चल आगे चले, अब तो कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो आगे चलते हैं बेटा, बच्चे बच्चे ज्यादा का समझते हैं। मैम बायो मॉड्यूल्स हो गया है? हाँ नितेश, कहाँ मैम थे? मैं लेट हो गया कहाँ था। थे? कहाँ थे? मैम मैं एक्चुअली मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही थी ना पीडब्ल्यू की। अच्छा अच्छा, कोचिंग तो लेते हो पेपर ना? पेपर हाँ पेपर में आ, आया तो था मैम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपसे पूरी पढ़ी है, सॉल्यूशन पूरा पढ़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर आपको रिमाइंड हो, मैं क्वेश्चन के आंसर भी दे रहा था। अच्छा नितेश, हाँ मुझे नाम तो याद है तुम्हारा, पर काफी दिनों बाद दिखे हो ना, इस वजह से थोड़ा स्किप हो गया माइंड से। यस मैम। कोई बात नहीं, होने दो गायब, हमें क्या करना है। इधर देखो, इधर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द अदर? क्या पूछा है, समझ में आया क्वेश्चन? इनमें से कौन सा जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है दूसरे का? देखो ना इधर, कैसे दिखाओगे इसको? एक मिनट, कलर चेंज करती हूँ, इसको ऐसे दिखाओगे? आशुतोष अब समझ में आ रहा है कैसे दिखा रही हूँ, यस मैम। है ना? अभी देखो, अगर मैं इसको एक ही स्टेप में छोड़ दूं, ये देखो क्या ये बन जाएगा, मतलब अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, मतलब अगर मैं इसका ए वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ये बी वाला बन जाएगा। ध्यान से देख लो सारे बच्चे, बताओ। यस मैम बन जाएगा, चलो, यानी कि क्योंकि ए तो बी माइनस। का है, और अगर मैं इसको यस एक मैम। ही स्टेप में छोड़ दूं, मतलब अगर मैं सिर्फ ये वाला डीलोकलाइजेशन कराऊं, जैसे आशुतोष पिछले वाले में बोल रहा था, तो क्या सी वाला बन जाएगा? ए से सी बन जाएगा? बताओ। मैम नहीं बन सकता, क्योंकि माइनस चार्ज तो होगा नहीं। नहीं 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 नहीं, ये देखो ना, अगर मैं इतना ही नहीं मैम बन जाएगा। बन जाएगा ना? मैम बन जाएगा, बन जाएगा। क्या ये हाँ। कभी बनेगा? डी वाला क्या कभी बनेगा?
नहीं मैम, क्योंकि इसे स्टेबलाइज करने के लिए हमें चाहिए होगा नहीं, क्योंकि बच्चे माइनस नीचे नेगेटिव, लिए। क्योंकि हाँ नेगेटिव चार्ज कभी भी इस वाली पोजीशन पे आ ही नहीं सकता। यस अगर मैम। आप ए वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो या तो ये वाला पॉसिबल होगा। अरे अपने आप को म्यूट करो बेटा, नितेश आपकी साइड से वो आ रहा है। तो देखो ए वाले से सी भी बन सकता है, बी भी बन सकता है। बच्चे ए में यही तो करवाया ना, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ही तो करवाई है, और क्या करवाया मैंने, देखो ना, डीलोकलाइजेशन तो करवाई है मैंने, और क्या करवाया, समझ रहे हो। ए वाला किसको समझ में नहीं आया, बताना एक बारी। तस्लीमा के अलावा किसी को और को आया है क्या, समझ में नहीं आया, बताओ एक बार मुझे, ताकि मैं दोबारा बताऊं फिर। दोबारा बता दो। इधर देखो, मैं दोबारा से बना रही हूँ इसको। ऑर्गेनिक ना जब स्कूल में हो ना, ध्यान से पढ़ लेना भाई, हिली हुई है सबकी ऑर्गेनिक थोड़ी थोड़ी। मैम स्कूल वाली मैम तो 2 दिन में खत्म करवा देती हैं। मैम इसमें ऑर्थो पैरा इफेक्ट से हम नहीं कर सकते इसे। बच्चे ऑर्थो पैरा से यहाँ पे कहाँ से लेके आएगा, पहले तो ये बताओ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाली पोजीशन मैम कैसे आओगे। मैम अगर डेंसिटी हम दोनों फिगर्स को अलग करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना ले इसके, तो इजी हो नितेश जाएगा ना एक हमारे काम लिए। करो, बना के दिखाओ ऐसे वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और मुझे शो करना। यस मैम। ठीक है, करना मुझे शो, मैं देखना चाहती हूँ। इधर देखो सारे बच्चे, ये ऐसे करेगा इलेक्ट्रॉन मूव, ये ऐसे करेगा, तो कैसे क्या बनेगा, देखो ना इधर एक बार। इधर देखो सारे बच्चे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। सी बन गया, ख्याति सी बन गया। अब इसको ऐसे डीलोकलाइज करो, कौन सा बन जाएगा, बी वाला बन जाएगा, बताओ। यस तो मैम। बोल दो, आ गया समझ में। डी वाला बच्चे आप कभी नहीं बना सकते हो, डी वाला आप बना ही नहीं सकते। कैसे बनाओगे खुद देखो, यहाँ पे कोई डीलोकलाइजेशन है, कहाँ से लेके आओगे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, है ना। तो एक बार बच्चे, नितेश अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया तो एक बार नोटबुक पे बना के देखना और मुझे शो करना, ठीक है। चलो आगे चलो, ये वाला बताओ, रिलेशन बिटवीन द बॉन्ड लेंथ ऑफ ए एंड बी। जल्दी बताओ किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा मतलब बड़ी होगी छोटी होगी, बताओ मुझे, ए वाले की या बी वाले की, बता दो, जल्दी बता दो। आगे भी करना है हमें, जल्दी बताओ, नहीं तो घर के लिए दे दूंगी होमवर्क अगर रिस्पॉन्स नहीं दिया तो। मैम बी का होगा। बी वाली ज्यादा होगी या ए वाली, मैम बी। बी वाली ज्यादा होगी। यस मैम। नितेश कैन यू एक्सप्लेन बेटा। मैम क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन से भी इसे कर सकते हैं ना, क्योंकि इधर CH2 आ रहा है हमारा और इधर CH3 आ रहा है। CH3 की बॉन्ड लेंथ 109 पे बनती है ना। अच्छा ऐसा क्यों भाई, सीओ के बीच में भी तो सिंगल बॉन्ड है। मैम सिंगल बॉन्ड है, लेकिन वो वाला जो हमारा सेकंड वाला कार्बन है ए साइड पे, वो CH2 है। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं बात कर रही बच्चे, मैं बात कर रही हूँ कि CO और OCH3 दोनों ही सिंगल बॉन्ड है। मैं ये पूछ रही हूँ ए वाला छोटा होगा बी वाला बड़ा होगा, मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं कर रही। मैम। देखो इधर सिंपल है, इधर देखो मैंने अभी करवाया ये कंसेप्ट, देखो ना इधर, ये बंदा जा रहा है डीलोकलाइजेशन में, समझे। अगर ये डीलोकलाइजेशन में जा रहा है तो CO में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड नहीं आ जाएगा क्या, बताओ बताओ Yes. बताओ। यस है मैम। ना, तो यस ए मैम। वाला छोटा हो जाएगा, बी वाला बड़ा हो जाएगा, क्योंकि OB में तो कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है। अभी आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या थोड़ा कि क्या पढ़ रहे हैं हम। कॉन्फिडेंस आ रहा है। यस मैम। मनोज कहाँ थे, मैम यही था। नहीं झूठे। अच्छा मैम, हाँ हाँ मैम वो का काम कर रहा था कुछ। ये देखो, ये अंकुश भी अभी आया है, जानवी भी गायब है, मैम आपने बुलाया था क्या, मतलब पूछा था क्या कुछ क्वेश्चन। और क्या। अच्छा कोई बात नहीं, मैं पूछ लेना। चलो इधर देखो, तुम्हें क्या लगता है मेरा ध्यान क्या सिर्फ लैपटॉप पे है? मैं सबकी खबर रखती हूँ। नहीं मैम, ना ऑडियो आ रही थी, कुछ बीच बीच में बोलते रहते हैं ना, या मैसेज भी नहीं कुछ। चलो इधर आओ, और ऐसे लग रहा है खा के आए हो कुछ अभी। हाँ मैम। यस मैम। पकड़ लिया ना मैंने तुम्हें, चलो ठीक है।
अब मुझे जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 4 में कि पीके का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी बताओ। अगर ये बता दिया ना, इट मींस जो मैंने जितना पढ़ाया है तुमने वो घर जाके किया है। पीके क्या होता है? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो जल्दी से एसिडिटी का ऑर्डर बताओ और उसका रिवर्स लगा दो पीके के। जल्दी बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है इसमें, ए बी सी डी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? मैम डी। अरे जल्दी। मैम बी। वेरी गुड, क्योंकि दो मैम बी। हाँ बी बी डी होगा ना मैम? डी क्यों होगा अंकुश? मैम डी हो। मैम सोच समझ के D। बोलो, डी या बी, बोल या डोग? मैम बी। मैम बी। बॉल बॉल मैम बी। बोल होगी बेटा। 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, 1 क्लोरीन है, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा। आएगा। यस ए मैम। सबसे पीछे क्यों आया? क्योंकि देखो Yes, ना ma'am. CH3 लगा हुआ है, प्लस आई से क्या कर रहा है? एसिडिटी को कम कर रहा है कम ना? कर रहा है ना इजिली एच नहीं Basicity निकल बढ़ा रहा है। पाएगा, इजिली एच नहीं निकल पाएगा बच्चे, ठीक है। तो पीके का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अपोजिट, ए सी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख Yes, ma'am. देती हूँ ताकि जब तुम नोट्स पढ़ो ना कंफ्यूज ना हो। तो ये एसिडिटी का ऑर्डर है ऊपर, नीचे पीके का। आगे चले, इधर आओ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, आपको बताना है ए बी सी डी में से सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, जल्दी बताओ, लगाओ दिमाग। और क्वेश्चन 6 घर के लिए होमवर्क। क्वेश्चन 5 बताओ सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या होगा, बताओ कौन सा इफेक्ट लगाओगे यहाँ पे? इंडक्टिव लगाओगे, हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि मीजोमेरिक तो लग नहीं रहा क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है यहाँ पे। मैम हाइपर कंजुगेशन। शाबाश, हाइपर लगाओ। कंजुगेशन लगेगा मैम। वेरी गुड। और बताओ कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? सिंपल, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो बेटा। मैम बी होगा। मैम पी हो। सबको एक एक चाटा मेरी तरफ से फ्री। इधर देखना, मैम क्यों? इधर मैम देखो सी। एक बार। हाँ सी। सी या बी? मैम सी। मैम बी लग रहा है। इधर देखो। मैम बी। अरे देखो इधर, इधर देखो भाई, इधर देखो। यहाँ पे क्या है? अल्फा पोजीशन पे एक ही एच है, ठीक है। और यहाँ पे तो है ही नहीं, डी वाले को, डॉग को तो पहले हटा दो। और यहाँ पे देखो अल्फा कार्बन पे 2 एच है, यहाँ पे ये 3 भी तो हैं, भूल गए क्या? जो ए पे जो 7 होंगे ना। ए पे 7 होंगे, जीत गया 7। और यहाँ पे Yes, 3 ma'am. और 2 5। लगाओ चाटा, जिसने ए नहीं बोला लगा लो सारे। ए वाला होगा सबसे ज्यादा स्टेबल। कलर चेंज कर देती हूँ ताकि समझ में आए। ऑर्गेनिक की पूजा किया करो, नाराज हो जाएगी। Yes, ma'am. पहले मैम बता ये दो तुम लोगों को। मैम आज इसका से जो स्टार्ट मायने था, मैम, दिख करेंगे। नहीं रहा था मैम ऊपर। इनऑर्गेनिक ठीक की है। पूजा तो हो गई। ऑर्गेनिक की भी करा करो, ठीक है। माना कि पेपर है लेकिन थोड़ा तो 10 मिनट तो दे दिया करो भाई, बेइज्जती मत किया करो मैम ऐसे। पेपर में बस बायोमोलिक्यूल आ रहा है। तो यस मैम मेरा भी। तो मैं बता रही, फिर मैं नहीं लेती हूँ नो क्लास। नो। ऑर्गेनिक। हम तो कॉम्पिटिटिव के बेसिस पढ़ रहे हैं ना भाई, ऐसा मत बोलो। हाँ, यू आर फोटोन 12 आवर बैच। वैसे मुझे मतलब हाँ। नहीं है तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम से, मुझे क्या लेना देना। क्यों टेस्ट में तुमने अच्छा, अच्छा परफॉर्म किया, फिर चले जाते कैटलिस्ट वाले बैच में। हाँ हाँ। नहीं मैम, ऑर्गेनिक को छोड़ के बाकी सारी तो अच्छी है, फिजिक्स तक भी अच्छी जाती है। चलो ये क्वेश्चन 6 होमवर्क है तुम्हारे लिए, आगे चलो। ओके मैम। ये भी होमवर्क है, इजी है, मैंने करवा दिया बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, दिमाग लगाना हो जाएगा। आगे चलो, आगे आ जाओ। अब पढ़ेंगे हम रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। देखो रेजोनेंस इफेक्ट को ही मीजोमेरिक इफेक्ट बोला गया है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपको ध्यान रखनी है बेटा। जल्दी देखो इधर। रेजोनेंस इफेक्ट बच्चे परमानेंट इफेक्ट होता है पहला, ठीक है। पाई बॉन्ड होता है तभी ऑपरेट होता है, जबकि जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट था अरे इधर देखो ना, इंडक्टिव इफेक्ट भी परमानेंट इफेक्ट था, बट वो कहाँ पे ऑपरेट होता था? सिग्मा बॉन्ड के केस में होता था, याद है ना। और आपका इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता था, जबकि रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। उसमें क्या होता था? इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल चार्ज डेवलप होता था, इसमें एक्चुअल चार्ज डेवलप होता है। अगर आपने देखा हो रेजोनेंस में मैं क्या करवा रही हूँ, पाई बॉन्ड ब्रेक करवा रही हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव दिखा रही हूँ, कोई पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव मैंने नहीं दिखाया है। तो क्या ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए?
यस मैम। बोलो जनता। Yes, यस मैम। चलो यस मैम। चलो आगे चलो। अब हमें ये देखना है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट बच्चे दो टाइप के होते थे, प्लस आई माइनस आई, है ना। प्लस आई वाले कौन से होते थे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ा याद आ जाएगा तुम लोगों को। प्लस आई वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते थे, और माइनस आई वाले बच्चे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। Electron withdrawing group. ऐसे ही सेम यहाँ पे भी है। प्लस एम और प्लस आर वाले कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को देंगे, जो इलेक्ट्रॉन को बेसिकली देंगे, या यू कैन ऑल्सो से व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज अवे फ्रॉम द हेटेरोएटम। अवे फ्रॉम द हेटेरोएटम का मतलब क्या है, अगर मान लो सपोज ये है, इधर देखो एक बार, ये है, इसमें रेजोनेंस कैसे दिखाओगे, क्लोरीन का प्लस एम इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है वो, तो देख पा रहे हो हेटेरोएटम से दूर जा रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, प्लस एम बोलते हैं। माइनस एम क्या होगा, Towards the heteroatom. इधर देखो, मैम ये क्या है, अच्छा, CH ग्रुप है, ये अपनी तरफ में towards जाएगा. इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है बेसिकली, ये क्या है, माइनस एम ग्रुप है। व्हेन ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज टुवर्ड्स द हेटेरोएटम। क्या ये चीज क्लियर हुई, बताओ। Yes, ma'am. यस मैम। जैसे हाँ, मैंने यहाँ पे देखो एग्जांपल वही सेम बता रखा है, एक सेकेंड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड करो इस तरह से, ठीक है मैम। हेटेरोएटम बच्चे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है, तो ये वही है, प्लस एम से दे रहा है, और ये क्या कर रहा है, माइनस एम से विड्रॉ कर रहा है। क्लियर है सबको। अभी ये कुछ ग्रुप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। कुछ मैम रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालते हैं? रेजोनेंस एनर्जी बच्चे अलग टॉपिक है, वो मैं अभी नहीं करवा सकती, क्योंकि अभी मैं रेजोनेंस इफेक्ट बता रही हूँ, क्योंकि मेरा जो अभी मेन फोकस है ना तुम्हारे क्वेश्चन पे, रेजोनेंस एनर्जी से नहीं आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अगर हमें कभी टाइम मिला ना तो हम डेफिनेटली रेजोनेंस एनर्जी पे भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके मैम। चलो ओके मैम। क्योंकि अभी हमारा बिल्कुल अलग चल रहा है, अभी हम कहाँ पे जंप कर चुके हैं नितेश, प्लस एम माइनस एम ग्रुप पे, है ना। रेजोनेंस एनर्जी वाला कहाँ पे आएगा फैक्टर, जब मैं वो आपको रेजोनेंस की पॉइंट बता रही थी ना, वहां पे आता है रेजोनेंस एनर्जी वाला, ठीक है। इधर देखो बेटा, प्लस एम ग्रुप कौन से होंगे, इधर देखो ध्यान से सारे, Cl, जिनके पास बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, तो देखो इनके पास है ना, देख लो, Br के पास भी है, आयोडीन के पास भी है, ध्यान से देखते जाओ, नाइट्रोजन के पास भी है, Nr2 के पास भी है, ऑक्सीजन के पास भी है, OCH3 के पास भी है, और सल्फर के पास भी है। क्या सभी को समझ में आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा। और नाइट्रो क्या है, नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और माइनस एम भी होता है इसका। ऐसी CN भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, CO भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, COH भी क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यानी कि माइनस एम भी शो करता है। तो प्लस है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे हैं, तो जो NH2 ग्रुप था, मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट में भी बताया था कि वो माइनस आई भी शो करता है, याद आ रहा है सबको। मैंने कहा था OH भी इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, माइनस आई, OCH3 माइनस आई शो करता है। अभी क्वेश्चन आ गया ना मिक्स वाला, फंस जाओगे वहां पे, क्योंकि आप सोचोगे मैम ने तो कहा था ये माइनस आई भी लगा रहा है, अब आप बोल रहे हो प्लस एम भी बोल रहा है, तो आपको क्या करना है। मैम डोमिनेटिंग होता है ना, रेजोनेंस डोमिनेटिंग होता है ओवर द इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ मैं बताऊंगी बच्चे, पहले जल्दी एक बार इसको देख लो, जल्दी से फटाक से देख लो। आपको मुझे ये बताना है कि किस केस में डीलोकलाइजेशन होगी और किस केस में डीलोकलाइजेशन नहीं होगी। जल्दी से शुरू हो जाओ। कितने एग्जांपल है, 1 2 3 4 5 6, जल्दी शुरू हो जाओ बच्चे। मैम थर्ड में नहीं होगी। रुक जाओ बेटा नितेश, आप ना बोलो, आपने तो कर लिया पहले कोचिंग पे। यहाँ पे एक बार मैं बाकी बच्चों से पूछ, अभी यहाँ पे थर्ड में एक रूल आता है, वो मैं आपको समझाऊंगी। पहले बताओ फर्स्ट में क्या डीलोकलाइजेशन होगी, हाँ या ना? है मैम होगी। नो मैम, मैम होगी। क्या देख लिया ख्याति, डीलोकलाइजेशन होगी भाई। रेजोनेंस वो है, कंजुगेशन चेक कर लिया करो, नहीं समझ में आता तो कंजुगेशन चेक किया करो। यहाँ पे नहीं होगी, लोकलाइज्ड है कोई कंजुगेशन नहीं है, यहाँ पे है, कहोगे मैम है Yes, ma'am. और आप क्या बना के आ जाओगे, ये बना के आ जाओगे, और क्या लग जाएगा, काटा। मतलब ये डायरेक्ट ऐसे नहीं आता है पेपर में, टेंशन मत लो, ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे नहीं आता है। एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर ये होता है बच्चा, है ना। और ध्यान रखना
ये वाला कंपाउंड कभी भी नहीं बनता है। ब्रिज हेड, इसको बोलते हैं ब्रिज हेड। लिखो इसको अपनी नोट। ब्रिज हेड कार्बन होता है मैम, ये फैक्टर लिखो अफेक्टिंग इसको। में भी आता है। ब्रिज हेड पोजीशन पे, अरे एक मिनट बच्चे नितेश, ब्रिज हेड पोजीशन पे कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड आया हमें क्या चाहिए होगा, प्लेनरिटी चाहिए होगी, प्लेनरिटी चाहिए होगी। जबकि ब्रिज हेड कभी भी अपने प्लेनर वाले सिस्टम में नहीं रहता है, वो हमेशा आउट ऑफ द प्लेन रहता है। तो ध्यान रखना, डबल बॉन्ड आने से प्लेनरिटी इस पे नहीं आती है, और इस रूल को बोलते हैं हम ब्रेड्स रूल। ध्यान से सुन लो, ये काम आएगा तुम्हारे लिए, नई चीज हो सकती है ये। इसको बोलते हैं ब्रेड्स रूल। ध्यान रखना, ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग कभी भी ब्रिज हेड पोजीशन पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है। लिख लो यहाँ पे, ब्रिज हेड पोजीशन पे कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, क्योंकि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आया इट मींस sp2, इसका बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। लेकिन कभी भी आपका जो बाइसाइक्लिक कंपाउंड है और जो ये ब्रिज हेड पोजीशन है, ये कभी भी प्लेनर नहीं होता है। प्लेनरिटी यहाँ पे आप मेंटेन करके रख ही नहीं सकते हो, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। Okay, उसके बाद यहाँ पे आओ, ये आराम से जाएगा रेजोनेंस में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्रिज हेड पोजीशन पे कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, तो ये आराम से जाएगा रेजोनेंस में। ये भी आराम से जाएगा। क्या ये जाएगा? नहीं जाएगा। काटा, काटा लगा दो। क्यों? क्योंकि देखो कंजुकेशन में नहीं है, कंजुकेशन में नहीं है। समझ में आ गया क्या? हाँ मैम। तो कहीं पे आपको ये ऐसा बाईसाइक्लो कंपाउंड मिले ना, और ब्रिज हेड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज मिले, तो उसको स्टेबल नहीं बोलना है, उसको स्टेबल नहीं बोलना है। उसके बाद आती है बच्चे एक्सटेंडेड कंजुकेशन और क्रॉस कंजुकेशन। एक्सटेंडेड कंजुकेशन क्या होता है, इधर देखो, ये मैंने गलत बनाया आई थिंक, एक सेकंड ना, एक मिनट। इधर देखो, एक्सटेंडेड कंजुकेशन क्या होती है, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। क्या देख पा रहे हो रेजोनेंस? देख पा रहे हो? अरे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी? यस मैम। हंस लो पहले तो तुम। हंसी क्यों आ रही है तुम लोगों को? ठीक है, इसको बोलते हैं हम एक्सटेंडेड कंजुकेशन। ऊपर वैसे मैंने लिखा भी हुआ, मैं भी पागल Yes, ma'am. लिख रही हूँ। आगे चलो, इधर क्या है, क्रॉस कंजुगेट। क्रॉस का मतलब ये वाला भी इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, और साइड बाय साइड यहाँ से भी कर रहा है, तो ये क्या होती है, क्रॉस कंजुगेशन। और ध्यान रखना, अगर बात स्टेबिलिटी की आई, ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, नीट में, जेई में मतलब ना, मैं सही बोलूं, जेई में थोड़ा लेवल हाई रहता है, तो मैं आपको थोड़ा जेई के लेवल का ही कराऊंगी, ताकि आप नीट के क्वेश्चन आराम से कर लो। इधर देखो, ये वाला तो वैसे नीट में भी आया हुआ है, एक्सटेंडेड वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है क्रॉस वाले की, क्रॉस वाले से। समझ में आ गया होगा क्यों होता है? बोलो बोलो मैम एक बार एक्सप्लेन फिर से कर दीजिए। बच्चे। देखो ना, एक्सटेंडेड मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे ना। इसमें क्या हो रहा है, इसकी कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम करने के लिए ये वाला भी पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और ये वाली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, उधर से भी आ रही है। तो इधर से भी आ रही है, उधर से भी आ रही है, मतलब क्रॉस कंजुगेशन है, तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं होती है। बना के दिखाऊं? ये देखो, ओके मैम। ये देखो, बना के दिखा देती हूँ आशुतोष। अब ठीक है ओके मैम। आशुतोष, ठीक है, चलो। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो जो मैं बोल रही हूँ करते जाओ। अभी 9:30 है ना, आधा घंटा मैं और लूंगी एक्स्ट्रा क्लास, पानी ले लूंगा। चलो, पहला पॉइंट ये आता है जो आपको याद रखना है बच्चे, कि जो आपका मीजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट होता है ना, वो मेटा पोजीशन पे नहीं लगता है। क्या बोलते हो? अल्फा पैरा डायरेक्टिंग होता है मैम। अरे नितेश रुक जाओ, चुपचाप बैठो, तुम्हें आता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ बच्चे, एक ये एग्जांपल लेती हूँ, देखो ना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगे, आता है क्या सबको बनाने? सीखा था 11th में?
यस मैम। जल्दी तुम बनाओ, मुझसे पहले तुम बनाया करो, तुम्हारे पास तो पेन है हाथ में। ठीक है, आगे कैसे बनेगा? आशुतोष को तो आता है, क्योंकि मैं समझ गई थी, उसने वो क्वेश्चन पूछा था ना। देख लो सही बना रही हूँ ना, कहीं मैं गलत ना बना रही हूँ, देख लो आराम से। और तुम भी बनाओ नोटबुक में। ठीक है, अब क्या बन जाएगा लास्ट में? ऐसा, हाँ मैम। ऐसा ना, ऐसा। चलो, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बच्चे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक तो इस वाली पोजीशन पे है, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। ये वाली दोनों पोजीशन मेटा बोलते हैं, और ये वाली बोलते हैं पैरा। इसको ध्यान रखना। ठीक है, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे आ रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक पैरा पे आ रही है, या फिर ऑर्थो पे आ रही है लेकिन मेटा पे नहीं आ रही है। तो ध्यान रखना, रेजोनेंस इफेक्ट बच्चे आप बताओ मेटा पोजीशन पे नहीं लगा, तो मेटा पोजीशन पे सिर्फ या तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगेगा या इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा। क्लियर है सबको? यस मैम, क्लियर। यस मैम। इसका तुम बनाओगे, इसका तुम बनाओ, इसका तुम बनाओ, और मुझे जल्दी चेक करके बताओ क्या पॉजिटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे आ रहा है नहीं आ रहा है। ऐसे करना है, इसका मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ। ऐसे बनाते हुए चलो और मुझे ये कंफर्म करो कि क्या मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या नहीं आ रहा है। जल्दी करो, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, जल्दी करो। ये बच्चे नेटवर्क नहीं आ रहा क्या तुम्हारी साइड से? आ रहा है मैम नेटवर्क। बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, आज तो मेरे को तो बड़ा गुस्सा आ रहा है, बहुत ही कम बच्चे हैं। उनका नेटवर्क इशू होगा, हो सकता है। 35 बच्चे थे स्टार्टिंग में, आज तो बहुत ही ज्यादा कम है। ऑर्गेनिक देख के डर तो नहीं गए भाई? मुझे तो लगा था ऑर्गेनिक में बहुत बच्चे आएंगे, तो उल्टा ही हो गया। ओके, जल्दी बताओ, कंफर्म करो क्या आ रहा है मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज? नहीं आ रहा होगा, ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है। नो मैम। तो यानी कि समझ आ गया सबको कि मीजोमेरिक और Yes, रेजोनेंस ma'am. इफेक्ट मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं होता, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। ठीक है, मेटा पोजीशन पे सिर्फ या तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा या हाइपर कंजुगेशन। आ गया हो? ये क्या लिखा हुआ है, इसको तो लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको वहां पे भी करवाऊंगी एक बार, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन अभी आपको यहाँ पे भी पढ़ना है। ध्यान से सुनो, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट कहाँ पे लगता है? इसको रटो जल्दी से, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ऑर्थो इफेक्ट लगता है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या लगता है बच्चे, बताओ? ऑर्थो इफेक्ट लगता है। और इस ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बच्चे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। चाहे तुम्हारा ऑर्थो ग्रुप पे, ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है बच्चे? ज्यादा हो जाती है। इसको लिखो पॉइंट बना के कहीं पे। क्या बोला मैंने? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर ऑर्थो पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वहां पे लगता है ऑर्थो इफेक्ट। और इस ऑर्थो इफेक्ट की वजह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बच्चे, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेकिन जी क्या नहीं होना चाहिए? जी आपका हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे ग्रुप नहीं होने चाहिए, OH नहीं होना चाहिए, NH2 नहीं होना चाहिए, फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, CN नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई और हो तो चलेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी ज्यादा होगी। अभी मैं एग्जांपल भी कराऊंगी, टेंशन मत लो। ठीक है, बोलो। ओके मैम। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे एक ये लिखती हूँ, इधर देखो, COH है और एक सिंपल है ये, तो अगर आपसे कोई पूछे किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो आप बोलोगे इसकी ज्यादा होगी ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। एक और भी रीजन है कि ये स्टेबल क्यों है, वो मैं आपको बताती हूँ। चलें आगे, जल्दी बोलो। यस मैम। उसके बाद क्या लिखा हुआ है?
हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एरो, ये मुझे पता मैम है। एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। हाँ, ये आप जब तक नहीं पढ़ोगे ना बच्चे तो फिर नहीं पल्ले पड़ेगा, तो थोड़ा सा बस Okay, 10 मिनट रिवाइज कर लेना। इधर देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या बोल दिया? अगर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, या आप बोल सकते हो, हाँ यही बोलोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हो रही है तो वो क्या करेगा बच्चे? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। जैसे देखो इधर, ये है, ये है। अगर एसिड का मतलब क्या होता है बच्चे? एच निकलेगा, हाँ या ना? बोलो। तो इसके बीच में क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी वजह से एसिडिटी क्या हो जाएगी बच्चे? बढ़ जाएगी, इसकी वजह से बढ़ जाएगी। तो अगर मैं पूछूं इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी या इसकी होगी, तो बच्चे इसकी ज्यादा होगी, इसकी एसिडिटी कम होगी। ठीक है। अगर मैं मान लो एक और एग्जांपल दूं, ये एग्जांपल है, ठीक है, ये अलग है वैसे इससे। इसकी एसिडिटी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? इसकी एसिडिटी के बारे में क्या ख्याल है? एसिडिटी का मतलब, फिर बोल रही हूँ, एच को बाहर निकलना है, ध्यान से सुनो। एच को बाहर निकलना है, तो यहाँ पे भी क्या होगी? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो जो ये ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन को पकड़ के रखेगा, तो हाइड्रोजन को निकलने इतनी आसानी से नहीं देगा, तो यहाँ एसिडिटी क्या हो जाएगी बच्चे? कम हो जाएगी। इसलिए मैंने लिखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है CO नेगेटिव के साथ, तो डेफिनेटली वो एसिडिटी को बढ़ा देगा। तो एक तो ऑर्थो इफेक्ट ध्यान रखना है, एक आपको ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस ध्यान रखना है। ध्यान रखोगे? बोलो। फिर हमें एग्जाम्पल भी करने हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, टेंशन ना लो। उसके बाद आओ बच्चे इधर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बिना ना ऑर्गेनिक का नहीं क्वेश्चन हला पाओगे तुम। आपको पहली चीज ये ध्यान रखनी है, अगर मान लो एक ही क्वेश्चन में आपका मेसोमेरिक इफेक्ट भी लग रहा हो, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी लग रहा हो और इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा हो, तो आपको किसको प्रायोरिटी देनी है? आपको मेसोमेरिक को देनी है, देन हाइपर कंजुगेशन को, देन इंडक्टिव इफेक्ट को। क्लियर है बच्चा? सेकंड वाले पॉइंट पे आओ। हैलोजेंस के केस में आप हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करेंगे। ध्यान से सुन लो सारे। हैलोजेंस के, माना कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन प्लस M भी दिखाता है, लेकिन हैलोजेंस के केस में आप हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करोगे। इसके बेसिस पे एक एग्जांपल करो। क्वेश्चन है, देखो ये क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको बेसिकली एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। किसकी एसिडिटी का? इसका, जिस H को मैं सर्कल मार्क कर रही हूँ, देखो इधर सारे, इसका। तो आपको पता है कि मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, हाँ या ना? मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। तो और आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, हाँ या ना? बताओ, क्या ये ऑर्डर बिल्कुल सही है? तो अगर माइनस आई, और आपको पता है माइनस आई क्या करता है? एसिडिटी को बढ़ाता है। ये देखो, अगर ये दोनों चीजें याद थी तो आपने ये ऑर्डर लगा दिया होगा अभी तक। समझे इस चीज को? क्या बोल दिया मैंने? यस मैम। तभी कह रही हूँ इन पॉइंट्स को एक साथ लिखो अपने पास। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन अब पैरा पोजीशन पे है। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, हैलोजन का आप इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करोगे। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे? यहाँ पे वैसे तो प्लस M से भी फ्लोरीन डोनेट भी करता है और माइनस I से खींचता भी है। बोलो हाँ या ना? प्लस M से वो देगा भी रिंग में। अगर मैं इस रिंग को अच्छे से बनाऊं, ये सर्कल ना लगाऊं, इधर देखो ध्यान से, देखो ध्यान से समझ लो, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको ऐसे लगाऊं तो ये मेजो अपने रेजोनेंस से बेसिकली डिलोकलाइज भी कर रहा है, प्लस M से इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है बेंजीन रिंग में, और माइनस I से खींच भी रहा है अपनी तरफ। तो बच्चे जो ओवरऑल ऑर्डर मिला ना इसका, वो मिला ये। इस पे लिख लो इंपॉर्टेंट और एक्सेप्शन। मैंने कहा ओवरऑल आप इंडक्टिव इफेक्ट ही कंसीडर करोगे, लेकिन इस वाले केस में क्या होता है? फ्लोरीन थोड़ा बहुत प्लस M से भी दे रहा होता है और उतना ही माइनस I से भी खींच भी रहा होता है। तो जो ओवरऑल ऑर्डर देखने को मिला बच्चे, वो आयोडीन वाला जीत गया। देखेंगे हम, फिर से बोल रही हूँ, देखेंगे हम क्या? इंडक्टिव इफेक्ट ही देखेंगे।
लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट इस वाले केस में अगर पैरा पोजीशन पे है तो आई वाले का ज्यादा होगा, फिर ब्रोमीन का होगा, फिर क्लोरीन का होगा और फिर फ्लोरीन का होगा। समझे? बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम। आगे चलो। उसके बाद ये करना है आपको एसिडिक स्ट्रेंथ। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एच ऐसे माइनस एम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच और प्लस आई। बोलो क्लियर हुआ? यहाँ पे मैं फिर लिख देती हूँ पॉइंट, माइनस आई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। लिख लो ये सारी चीजें, जितनी बार लिखोगे उतनी बार कम है। और क्या लिखोगे? एसिडिटी को बढ़ाता है, और एसिडिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है? पीके के। समझ रहे हो? प्लस आई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। समझे इन चीजों को? और फिर बोल रही हूँ मीजोमेरिक, हाइपर, देन इंडक्टिव। और इससे भी पहले इनका बाप जो होता है वो होता है एरोमेटिक, जिसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी, अगर टाइम हुआ तो करूंगी। अगर इसमें टाइम हुआ तो जीओसी में कर दूंगी, अदरवाइज जब तुम्हें ऑर्गेनिक कराऊंगी तब कराऊंगी। वैसे तो मीजोमेरिक है सबका बाप, लेकिन इसका भी बाप है एरोमेटिक। ठीक है, ये लिख लेना क्योंकि अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैं इसको हटा रही हूँ अभी। समझ रहे हो? आगे चलें? चलो क्वेश्चन करो। Yes, ma'am. आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। बस मैं 10 मिनट में छोड़ रही हूँ, क्वेश्चन थोड़े बहुत ही हैं। इधर देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। ये ए है, ये बी है, सी है। दिमाग लगाओ और मुझे आंसर बताओ। दिमाग लगाओ और आंसर बताओ, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ए, बी या सी? जल्दी बताओ, ए, बी या सी? एमसी। क्यों? ऑर्थो इफेक्ट को कहाँ भूल गए? ऑर्थो इफेक्ट को आशुतोष कहाँ भूल गए? ए। अभी हम बी और सी में कैसे कंपेयर करेंगे? बी और सी में कैसे कंपेयर करेंगे? कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा? मैम सी होगा। सी होगा। क्यों होगा मनोज? बोला तो तुमने सही है, लेकिन क्यों होगा? देखो ना, पैरा पोजीशन पे माइनस एम भी लग रहा है, माइनस आई भी लग रहा है, और तुम्हें पता है माइनस मीजोमेरिक डोमिनेंट होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। कौन जीत गया? सी वाला जीत गया। क्योंकि मैम पैरा पोजीशन पे है ना सी वाला। नहीं नहीं, मैंने, अरे इधर देखो आशुतोष, मैंने तुम्हें क्या बताया? इधर देखो, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चा, बनेगा तो यही ना, स्टेबलाइज हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। और पहली बात है, कर भी नहीं रहा है यहाँ पे। समझ रहे हो? ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, कंफ्यूज मत हो, है ना? कंफ्यूज मत हो, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है इसमें। ऐसे वाले क्वेश्चन में देखते ही आपको एसिडिक सबसे ज्यादा लगाना है। यहाँ पे आओ, सेकंड वाला बताओ जल्दी मुझे। सेकंड वाले में क्या है? इसमें भी ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, हाँ या ना? तो ए वाला ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद कौन सा होगा? बी वाला या सी वाला? सोच लो। हिल गए तुम्हारे कंसेप्ट। मेटा पोजीशन पे हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। सॉरी, आई एम सो सॉरी। मेटा पोजीशन पे ध्यान रखना, मैंने बोला था हाइपर भी लग सकता है, इंडक्टिव भी लग सकता है, तो वो मैं अपने वर्ड्स वापस ले रही हूँ। मेटा पोजीशन पे आपका सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, ध्यान रखना, ठीक है? और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे हाइपर भी लगेगा और इंडक्टिव भी लगेगा। देखो बच्चे, ये वाली होती है ऑर्थो पोजीशन मनोज, ये वाली होती है मेटा, और ये वाली होती है पैरा। दो ऑर्थो होती है, दो मेटा और एक पैरा। अब कंफ्यूजन दूर। तो आप बताओ ना, प्लस एच तो बच्चे डिस्टेबलाइज करता है एसिडिटी को, भूल गए क्या? भूल गए क्या? अभी तो ये ऑर्डर लिखवाए तुम्हें इतने सारे, ये क्या लिखवा रखा है मैंने, है ना? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे ना, तो इसमें ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो बी आएगा, फिर सी आएगा। क्लियर है?
बोलो, यस मैम। आगे चलूं? अभी भी डाउट है तो बता दो, मैं फिर से बता देती हूँ। देखो इधर ये वाला जो पैरा पोजीशन पे है बच्चे CS3, वो हाइपर भी लगा रहा है और इंडक्टिव भी लगा रहा है, मेटा पोजीशन पे इंडक्टिव लग रहा है, ठीक है। लेकिन आपको बुक में मिलेगा कि CS3 जो है यहाँ पे मीजोमेरिक भी लगाता है, वो ऐसा बोला जा रहा है। लगा मतलब लगा भी सकता है, नहीं भी लगा सकता, तो आप ऐसे कर लो कि ये अपना मीजोमेरिक इफेक्ट भी शो करता है। अब आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी क्वेश्चन सोल्व करने में। और आपको पता है बच्चे, मीजोमेरिक का ज्यादा बेसिकली प्रायोरिटी होती है इंडक्टिव से, है ना। और आपको पता है +M जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है एसिडिटी का। तो खुद देख लो, बी और सी में से सबसे ज्यादा डिक्रीज किस में हो गया एसिडिटी? सी वाले में, तो सबसे पीछे आ गया, बी वाला जीत गया। यस मैम, क्लियर है। आगे आओ इधर। इधर क्या लग रहा है सब में? ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। देखो यस सब मैम। में ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। देखो ऑर्थो इफेक्ट का एक दूसरा नाम भी होता है, आप स्टीरिक SIR इफेक्ट भी बोलते हो इसको, SIR इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बच्चे? स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। रेजोनेंस। और जितनी ज्यादा स्टीरिक होगी ऑर्थो पोजीशन पे, उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी। लिख लो कहीं पे, जितनी ज्यादा, लिख देती हूं मैं ताकि याद रहे, जितनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी एट ऑर्थो पोजीशन, उतनी ही ज्यादा एसिडिटी होगी। इसका रीजन भी होता है, मैं आपको सैटरडे को बताऊंगी, मुझे याद दिलवाना। इसका रीजन भी होता है ऑर्थो इफेक्ट का, ऐसा क्यों होता है मैं आपको सैटरडे को बताऊंगी, ठीक है। याद दिलवा देना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आओ, बोलो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आओ। अभी देखो ना इधर, यहाँ पे लगा हुआ है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, लेकिन यहाँ पे क्या है? दोनों पोजीशन पे ऑर्थो लगा हुआ है, तो ये दोनों ही रिपल्शन करेंगे इसके कंपैरिजन में। देख पा रहे हो, जो ये ए वाला है वो ज्यादा रिपल्शन करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे भैया एक ही साइड पे लगा हुआ था, अगर दोनों साइड लगे होंगे तो आप उसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। तो इसकी एसिडिटी क्या होगी? ए वाले की बच्चे ज्यादा होगी बी वाले से। समझे कि नहीं समझे? ड्यू टू टू ग्रुप्स एट ऑर्थो पोजीशन। बोलो हाँ या ना। सो गए क्या सारे? नहीं मैम, सो नहीं रहे। नो मैम। समझ रहे हो? अभी तो मुश्किल लग रहा होगा, आई नो, लेकिन जब इसको पढ़ोगे समझोगे तो क्लियर होगा। देखो चलो मैं इसका रीजन बता ही देती हूँ। इधर देखो, देखो होगा क्या, ध्यान से देखो। एसिडिक मतलब क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ आप कैसे बताते हो? मैंने आपको कहा था कि अगर H निकलने के बाद जो अनायन बनेगा, अगर वो स्टेबलाइज है, अगर वो स्टेबल है, तो मतलब वो ज्यादा एसिडिक होगा। अभी यहाँ पे देखो H निकलने के बाद ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि ये स्टेबलाइज तो कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये वाली रेजोनेंस भी तो हो रही है, बेंजीन रिंग वाली भी तो रेजोनेंस हो रही है, हाँ या ना। और रेजोनेंस क्यों होती है? क्योंकि भैया प्लेन में है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है, समझ रहे हो? तभी कॉन्जुगेशन होती है। ध्यान आ रहा है सबको? अगर Yes, ma'am. अगर प्लेन में है तभी तो ओवरलैपिंग होगी। अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं, कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो इस प्लेनेरिटी को ही डिस्टर्ब कर दे, तो जो ये वाली बेंजीन वाली डीलोकलाइजेशन हो रही है उसको वो स्टॉप कर देगा। होता क्या है बच्चे, जब आप ऑर्थो ग्रुप पे कोई ग्रुप लगा देते हैं तो इनके बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है, जिससे जो ये दोनों प्लेन में थी अब क्या हो जाती है? ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर चली जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाती है, जिससे सिर्फ ये ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन ही डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये वाले रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है। क्योंकि हम एसिडिटी के लिए देख क्या रहे हैं? यही तो देख रहे हैं कि जो ये H निकला है वो स्टेबलाइज है या नहीं। हमें इसको नहीं देखना, ये क्या कर रहा है? रुकावट पैदा कर रहा है, ये रुकावट पैदा कर रहा है, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है पाथ में। समझ रहे हो मेरी बात?
तो हमें किसी तरह से इसके हाँ। इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है, तभी हम ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगाते हैं। तो जितने ज्यादा ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप आएंगे उतनी ज्यादा एसिडिटी बढ़ती जाएगी ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, या तुम इसको ये भी बोल सकते हो स्टीरिक इनहिबिशन रेजोनेंस भी बोल सकते हो। क्या ये क्लियर हुआ? यस मैम। चलो क्लियर हुआ तो जो मैंने रामायण बोली है उसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। इधर देखो, इस क्वेश्चन को तुम लोग करोगे A B C D, बस छोड़ रही हूँ, बस ये लास्ट है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कल का कोटा भी तो पूरा करना है ना मुझे, कल क्लास नहीं ली थी तुम्हारी, है ना। चलो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ जल्दी से, फटाक से बताओ जल्दी से, कौन होगा सबसे ज्यादा एसिडिक? मैम फर्स्ट। नितेश नहीं बोलेगा, एक्सेप्ट नितेश। गलत बताया नितेश ने वैसे भी। तुम लोग बताओ, बच्चे बाहर जाना पड़ गया था मुझे। ओके मैम। बताओ कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। देखो इसका तो कंपेयर करना है, इसको नहीं देखना आपको, इसको नहीं देखना, इसकी तो कंपेयर करनी है। देखो ना ग्रुप कौन से लगे हुए हैं, NO2 लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, OHCH3 लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। कैसे करोगे क्वेश्चन सोल्व? आपको कुछ नहीं करना बच्चे, आप लोग ना सच्ची में बोल रही हूँ गुस्सा चढ़वाते हो। यहाँ पे देखो NO2 पैरा पोजीशन पे -M लगाएगा और -I, हाँ या ना? यस मैम। बोलो। क्लोरीन का सिर्फ मैम। इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करोगे, क्योंकि मैंने आपको यही सिखाया है, हेलोजन का इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करना है। OCH3 का बच्चे +M भी कंसीडर करोगे और -I भी, हाँ या ना? बोलो। यस और मैम। इसका क्या करोगे, हाइपर कंजुकेशन वाला भी करोगे और इंडक्टिव इफेक्ट भी वाला भी करोगे। तो अब मुझे ये बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा, बताओ जल्दी। ए वाला, क्योंकि A वाला। -M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, फिर B वाला होगा। सी वाला क्यों नहीं है? ABC। क्योंकि सी वाले में देखो +M है, +M वाला ज्यादा डोमिनेंट करते हैं इंडक्टिव से, सुन लो ध्यान से। और यहाँ पे देखो +H और +I, H वाला ज्यादा डोमिनेंट करेगा। लेकिन अगर हम इस दोनों में से कंपेयर करें तो फिर मीजो वाला जीत गया। तो कौन होगा? D आएगा फिर C आएगा। पहले तो ये बताओ ये ऑर्डर पल्ले पड़ा के नहीं पड़ा? ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन सोल्व। अगर तुम्हारे कॉम्पिटिटिव में आएगा, ऐसे भर भर के क्वेश्चन आए हुए तुम्हारे एग्जाम में। नितेश ने वैसे सही बताया था ये वाला, मैंने जान करके बोला ताकि आप लोग बाकी लोग सोचो। क्या ये समझ में आया? नहीं तो मैं 5 मिनट दोबारा देख के भी समझा सकती हूँ। बोलो। मुझे लास्ट वाला जो C और D बता देना। ये देखो, चलो मैं सारा इरेज करती हूँ और C और A भी समझ में आ गया सबको? यस यस मैम। चलो इधर देखो सारे बच्चे। एक मिनट, इधर देखो बेटा। OCH3 का एक तो +M इफेक्ट होगा और -I, मतलब -I से वो खींच भी सकता है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उसके पास लोन पेयर है तो वो रिंग में दे भी सकता है, हाँ या ना? पहले तो ये बताओ। यस हाँ मैम। मैम। जबकि CH3 का क्या इफेक्ट है? CH3 का +H हाइपर कंजुकेशन से दे सकता है और +I से भी दे सकता है। लेकिन आपको पता है अगर मीजोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट आया तो मैं किसको कंसिडर करूंगी? मेसोमेरिक। तो यस ओवरऑल मैम। ठीक। C वाला है उसमें मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट कर गया, हाँ या ना? यस और D मैम। वाले में ओवरऑल हाइपर कंजुकेशन कर गया। अब हम फंस गए यस। हैं। लेकिन आपको ये पता है, मैम ने ये बताया था कि अगर मीजोमेरिक और हाइपर कंजुकेशन में फंस जाए तो मीजोमेरिक को आप ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, यानी कि +M ज्यादा होगा +H से, हाँ या ना? और आपको पता है मीजोमेरिक की अगर ज्यादा प्रायोरिटी है तो वो ज्यादा डिक्रीज करेगा एसिडिक को, एसिडिक स्ट्रेंथ को। बोलो। ओके मैम। समझ रहे हो? क्योंकि यस मैम। इधर देखो ना, मैं एक चीज प्रायोरिटी ऑर्डर भी लिखवाती हूँ तुम्हें, A B D and C। ठीक है, अभी आप क्या करो ना, एक चीज लिखो, तुम्हें अगर इसमें कंफ्यूजन होती है तो लिखो एक बार। मैम मैं प्रायोरिटी ऑर्डर भेज दूं? देखो ये होता है ना, तो यहाँ पे लिखना
आ गया। अभी मैंने दिखवाया भी था एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, लेकिन अगर आपको तीनों में पता ना हो तो याद रखना जितना ज्यादा प्लस एम होगा उतनी एसिडिटी कम होगी, फिर प्लस एच फिर प्लस आई, ठीक है। और ऐसे ही माइनस एम माइनस एच माइनस आई, यहाँ पे जाके एसिडिटी बढ़ेगी, समझे? यस मैम। ठीक है। हाँ। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम 1.5 घंटे क्लास में इससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप लोगों को जैसे टाइम मिलता है आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। ये वाली मैं क्या बोलते हैं, एक सेकंड रुको।